हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एसन एंड यू आर वाचिंग एसन की पाठशाला। फ्रेंड्स, द पोएट्री ऑफ द अर्थ के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में न केवल हम लोग जो इसके राइटर हैं जॉन कीट्स उनको समझने वाले हैं, बल्कि इस पोएम को लाइन बाय लाइन हिंदी में एनालाइज करने वाले हैं, और साथ में ही मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग भी बताते चलूंगा, और उसके साथ मैं आपको इसको बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा जिससे आपको ये याद रह जाए। हालांकि मैंने इसका पार्ट जो फर्स्ट है वो अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने एक स्टोरी के जैसे इसको पूरा समझाया था कि इसमें एक समरी के जैसे हिंदी में मैंने इसको समझा दिया है। आप उसको देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो चलते हैं पोएट की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो इसके पोएट है वो है जॉन कीट्स। उनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो जॉन कीट्स हैं इनका उम्र का जो एज है वो बहुत ही शॉर्ट था, बहुत जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर भी इन्होंने जो पोएट्री है उसको डेवलप करने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी बायोग्राफी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। जॉन कीट्स वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर को इनका जन्म 1975 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो थी वो 23 फरवरी को 1821 ईस्वी में इटली रोम में हुई थी। ये जो थे वो एक लिरिक्स पोएट थे, कि लिरिक इनकी पोएम में राइम बहुत अच्छी होती थी, इसलिए इनको लिरिक पोएट के नाम से भी हम जानते हैं। और इन्होंने डिवोट किया है, डिवोटेड हिज शॉर्ट लाइफ, मैंने छोटी उम्र को अपना क्या किया, डिवोट कर दिया। किसके लिए? परफेक्शन के लिए, पोएट्री को ठीक करने के लिए। बहुत सारे इमेजेस के द्वारा बहुत सारे अटेम्प्ट किए इन्होंने, एक्सप्रेस किए अपने फिलोसफी को, जो क्लासिकल लेजेंड से इनको मिली थी। आगे है, हिज स्टाइल वाज रोमांटिक एंड ही बिलोंग्स टू द रोमांटिसिज्म मूवमेंट। देखिए, इनका जो स्टाइल था वो रोमांटिक था। मतलब क्या हुआ कि देखिए, रोमांटिक पोएट पहले जानना होगा कि किसे कहते हैं। तो देखिए, वे पोएट जो अब रोमांस की बातें, राजाओं के बारे में कल्पना, ये सब की बातें छोड़ करके आगे बढ़े और नेचर के बारे में लिखना स्टार्ट किए, उनको हम लोग रोमांटिक पोएट के नाम से जानते हैं। इसलिए इनको रोमांटिक पोएट कहा जाता है, और ये नेचर प्रेमी थे। इनकी पोएम जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, द पोएट्री ऑफ द अर्थ, इसमें भी हमको नेचर के बारे में ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हिज रेपुटेशन ग्रू आफ्टर हिज अर्ली डेथ। देखिए, इनका जो रेपुटेशन था वो बढ़ा था। कब बढ़ा था? इनका अर्ली डेथ जब हो गया था उसके जस्ट बाद। देखिए, मैं आपको कुछ बता दूं कि थ्रू आउट जब तक ये जिंदे थे अपने लाइफ में, इनको कोई भी सम्मान नहीं मिला। क्रिटिक्स लोग इनको बहुत अपमानित करते थे, बहुत क्रिटिकली इनको जज किया गया था। लेकिन जब ये मर गए तब उसके बाद इनकी जो पोएम्स थी वो सामने आई, और उसको बहुत ही एडमायर किया जाने लगा, और बहुत ज़्यादा इसको प्रशंसा मिला है। विक्टोरियन इस एज में इनको सबसे ज़्यादा सफलता और मिली थी, और आज तक तो है ही, इसलिए हम लोग इसको अपने टेक्स्ट बुक में देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इन द फर्स्ट ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एज अ सर्जन इन 1811। देखिए, 1811 ईस्वी के लगभग में वो क्या कर रहे थे, एज अ सर्जन के रूप में, कि डॉक्टरी कर रहे थे, सर्जन के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे। बट ही ब्रोक ऑफ दिस, इसको फिर इन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। एंड इन 1817, 1817 ईस्वी के लगभग में, ही डिवोटेड हिमसेल्फ इंटायरली टू द पोएट्री। देखिए, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है लाइफ में किसी का कोई चेंज होने का, फिर भी एक टाइम दिया गया है, तो समझ लिए अराउंड 1817 यहाँ होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, अपने आप को पोएट्री की तरफ मुड़ा दिया। अब इसे क्या समझते हैं कि इनके लाइफ में बहुत कुछ था। देखिए, सर्जन जब प्रैक्टिस कर रहे थे ये, तो इनको समझ में आ गया था कि इससे मेरी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है, और इनको पोएट्री की तरफ बहुत ही लगाव था। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना लाइफ को अब पोएट्री की तरफ मोड़ लिया और पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दिया। His works include sonnets, odes and epics। देखिए, सोनेट, ओड्स और एपिक्स ये सब टाइप है राइटिंग्स के, पोएम्स के, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक सोनेट ही है, इसको हम समझेंगे आज। हिज फेमस पोएम्स और भी बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर 2-3 नाम को मेंशन किया है। जैसे लेमिया है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस है, टू अ नाइटेंगल है, और ओड टू ऑटम है। वैसे ओड टू ऑटम बहुत ही अच्छी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। जिस महीने को ऑटम को हम लोग पतझड़ का मौसम कहते हैं, सबके लिए खराब होता है, उसको भी इन्होंने दिखा दिया कि कैसे अच्छा है और कैसे इतना सुंदर है। हालांकि हम कह सकते हैं कि मोस्टली जो राइटर होते हैं वो किसी की अच्छाई को लेकर के उसके बारे में बताते हैं, और बहुत कुछ बताते हैं उसके बारे में, लेकिन इन्होंने ऐसे मौसम को उठाया जिसकी हर कोई निंदा करता है, और उस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट किया है कि वो भी इंसान को पसंद आने लगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग आगे और देखते हैं इसके जो हमारा पोएम है उसको लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। आते हैं ऑक्टेव की तरफ। देखिए, यहाँ पर 2 पार्ट है, चूंकि ये पेट्रार्कन सोनेट है, उसका एग्जांपल है, इसलिए इसकी राइम स्कीम जो है वो ABBA, CDE और CDE है। हालांकि मैं बताता हुआ चलूंगा आपको। देखिए, इसमें क्या होता है कि 14 लाइन की पोएम होती है, जिसमें एक पार्ट जो पहला 8 लाइन का होता है उसको ऑक्टेव, और बाद का जो 6 लाइन है उसको सेस्टिव कहते हैं। इसमें 9वें लाइन में एक टर्न मिलता है, इसको हम वोल्टा कहते हैं, VOLTA से आप समझ सकते हैं,
VOLTA, ये 9th लाइन में मिलता है। इसको टर्न भी कहते हैं कि लाइन में टर्न मिलना, वोल्टा। तो अभी हम समझते हैं इसका लाइन बाय लाइन। ऑक्टेव को स्टार्ट करते हैं। पहले के 4 लाइनों को पढ़ता हूं मैं, आपको इसको समझाता हूं। हालांकि मैं एक एक लाइन को समझाऊंगा। द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड, यानी कि पृथ्वी की जो पोएट्री है वो कभी मरती नहीं है। अब पोएट्री का मतलब क्या है? वॉइस ऑफ द नेचर, यहाँ आवाज का बात हो रहा है। पोएट्री का मतलब यहाँ पर आवाज है, यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी साउंड्स हैं वो कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होती है। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, व्हेन का मतलब होता है जब, ऑल द बर्ड्स सारे सिंगिंग बर्ड्स, यहाँ ऐसे भी किसी बर्ड्स का नॉर्मली बात नहीं हो रहा है, सिंगिंग बर्ड्स का बात हो रहा है, जो फेंट होते हैं। अरे फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, टायर्ड हो जाना, थक जाना। तो इसका मतलब याद रखिए, टायर्ड, थक जाना। विद द हॉट सन, हॉट सन का मतलब क्या हुआ? गर्म सूरज नहीं, हॉट सन का मतलब होता है बहुत तेज धूप के कारण जब सारे पक्षी क्या होते हैं, बहुत थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं और उनको कूल चाहिए होता है, ठंडी की जरूरत पड़ती है, कूलिंग की। एंड हाइड, देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। थकने के बाद क्या होता है? एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, जब छिप जाते हैं, कूलिंग मतलब ठंड प्रदान करने वाले पेड़ों के नीचे, अ वॉइस विल रन, तब एक आवाज आती है। फ्रॉम हेड्स टू हेड्स अबाउट द न्यू मॉर्न मेड, यहाँ देखिए मीनिंग समझना है कि हेड्स टू हेड्स का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ इसका हेड्स का मतलब वैसे होता है बाड़ा, मतलब एक बाड़े से दूसरे बाड़े की तरफ, एक जगह से एक प्लेस, यानी कि एक खेत से लेकर दूसरे खेत तक। अबाउट द न्यू मॉर्न मेड, यहाँ न्यू का मतलब होता है रिसेंटली, मॉन मतलब होता है कटा हुआ, अब मेड मतलब होता है ग्रास का लैंड। माने कि इसको याद रखिए कि न्यू का मतलब नया, मॉन मतलब होता है कटा हुआ, मेड मतलब घास का, जब मैंने घास भरा हुआ जमीन, समझ सकते हैं आप, जिसको हम खलिहान भी कहते हैं, खेत भी कहते हैं। हेड्स मतलब यहाँ से वहाँ तक। मीनिंग समझते 4 लाइन का कि जो अर्थ की पोइट्री है वो कभी खत्म नहीं होती है। हालांकि जब गर्म हो जाता है सन और बहुत तेज धूप होने लगती है तो जितने भी बर्ड्स होती हैं जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, गाना गाती हैं, वो भी ठंड में चली जाती है कहाँ? पेड़ों के ठंड में, कूलिंग ट्रीज के अंदर में चली जाती हैं आराम करने के लिए। तब एक वॉइस आती है, वो कहाँ से? एक जगह से दूसरी जगह तक बढ़ते जाती है। जो न्यू मॉर्न मेड का मतलब हुआ जो कहाँ से आ रही है? नए कटे हुए घास के मैदानों से। आगे की लाइनों को देखते हैं और समझते हैं इसको। आगे की लाइनों में है दैट इज ग्रासहोपर्स। अब देखिए यहाँ से पूरा लाइन जो ऊपर है, न्यू मॉर्न मेड, दैट इज ग्रासहोपर्स, मतलब कि ये जो आवाज है वो किसकी है? वो ग्रासहोपर्स की आवाज है। ही टेक्स द लीड, अब वह इस लीड का मतलब होता है किसी चीज को प्रस्तुत करना, आगे लेके जाना। अब जो गाने का काम है, जो सॉन्ग प्रोड्यूस करना है, साउंड प्रोड्यूस करना है, उसको काम कौन करेगा? ग्रासहोपर करेगा। इन समर लग्जरी, कब? ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, यहाँ इंजॉयमेंट का प्रयोग हो रहा है, इसलिए जो ऊपर का लाइन है उसका आंसर नीचे लाइन में मिल रहा है, इन समर लग्जरी। समर के समय में, लग्जरी समय का बात हो रहा है, मतलब उसको समर पसंद है इसलिए, है ना, समर टाइम का बात हो रहा है। ही हैज़ नेवर डन, वो कभी थकता नहीं। देखिए आई एम डन का मतलब होता है मैं जो भी काम कर रहा हूँ कंप्लीट हो गया, लेकिन ही हैज़ नेवर डन, वो कभी थकता नहीं है, कभी उससे उबता नहीं है। विथ हीज डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न होना, प्रसन्नता, ठीक है ना। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड्स। मीनिंग क्या होता है कि फॉर व्हेन टायर्ड, जब वो थक जाता है, फन मतलब कि मजा करके, सूर्य की धूप में, सूर्य की गर्मी में खेल करके, तब वो क्या करता है? ही रेस्ट, वो आराम करने लगता है। एट ईज, आराम, है ना, से बीनीथ मतलब होता है नीचे, सम प्लीजेंट वीड्स, यहाँ लिखा हुआ सम प्लीजेंट वीड्स, इसका मतलब जानिए, इसका मतलब होता है कि ग्रास के जो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं उसके नीचे वो क्या करता है? आराम करना स्टार्ट करता है। अब फिर 4 लाइन को हम लोग समझते हैं। यहाँ कहते हैं कि जब कभी सारे आवाज बंद हो जाते हैं तब नए कटे हुए घास के मैदानों से एक आवाज आती है और वो आवाज ग्रासहोपर की होती है। वो क्या करता है? अब वो समर के समय में वो स्टार्ट करता है अपने साउंड को प्रोड्यूस करना, और इस तरह से जो पृथ्वी की साउंड है, पृथ्वी का जो पोएट्री है वो कंटिन्यू रहती है, आगे बढ़ती जाती है। वो कभी भी थकता नहीं है, बहुत खुश होता है, बहुत इंजॉय करता है इस समर को। और जब वो कभी थोड़ा थक जाता है, टायर्ड हो जाता है उससे, तब वो क्या करता है कि आराम करता है पेड़ पौधों के जड़ जो है उसमें, उनके टहनियों के नीचे बैठ करके। फ्रेंड्स, आगे के वीडियो को आप अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, इसको समझने में बहुत आसानी मिलेगी क्योंकि मैंने उसमें स्टोरी के जैसे समझाया है इसको। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और इसके सेस्टेट की तरफ चलते हैं। ऑक्टेव हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग सेस्टेट को देखेंगे। यहाँ सेस्टेट यानी कि 6 लाइनों में हम आते हैं। अब देखिए यहाँ पोएट क्या कहते हैं, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज सीजिंग नेवर। देखिए पहला ही लाइन है,
कि द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड जो था उसी का तरह ये लाइन है। नेवर डेड में कभी खत्म ना होना, सीजिंग नेवर मतलब है कभी बंद ना होना, कभी रुकना नहीं। सीज का मतलब इसे किसी चीज को रोक देना होता है। द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज सीजिंग नेवर, सीजिंग का मतलब हो गया टू स्टॉप मतलब रुकना, लेकिन यहाँ सीजिंग नेवर है मतलब कभी रुकता नहीं है। ऑन अ लोन विंटर, लोन का मतलब होता है क्या, अकेले, लोनली। लोनली विंटर के समय में, इवनिंग में, विंटर इवनिंग, व्हेन द फ्रोस्ट, फ्रोस्ट का मतलब होता है कोल्ड और वो भी बहुत ज़्यादा, जब ज़्यादा ठंडा पड़ती है उसको मतलब फ्रोस्ट कहते हैं। फ्रोस्ट का मीनिंग समझ गए। हैज़ राउड अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोव देयर सील्स। रॉट साइलेंस का मतलब हुआ सन्नाटा छाया हुआ होना, है ना, पूरा बहुत ज़्यादा सन्नाटा होना। फ्रॉम द स्टोव, स्टोव के पास से, देयर श्रिल्स, श्रिल्स का मतलब होता है लाउड आवाज़ का निकलना, है ना, श्रिल्स का मीनिंग लाउड आवाज़ का निकलना। द क्रिकेट सॉन्ग, वहाँ से तब हम लोग स्टार्ट होता है द क्रिकेट सॉन्ग। ये साउंड किसकी है, क्रिकेट के सॉन्ग की है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग, जो क्या करता है, वार्मथ यानी कि गर्मी को भी बढ़ा रहा है। एंड सीम्स टू वन, और किसी को सीम्स मैंने प्रतीत होता है, मैंने हर किसी को प्रतीत होता है। इन ड्राउजीनेस हाफ लोस्ट, ड्राउजीनेस हाफ लोस्ट का मतलब होता है निद्रा। स्लीपीनेस का मतलब होता है ड्राउजीनेस, मतलब किसी को नींद आना। हाफ लोस्ट मतलब होता है खो देना। हाफ लोस्ट का मतलब होता है फील क्या, रेस्टफुल, मच रेस्टफुल, ओके, रेस्टफुल फील करना होता है इसका मतलब। तब क्या होता है, द ग्रासपर्स अमॉन्ग सम ग्रासी हिल्स, ग्रासपर जो है ऐसा फील होता है जैसे कि ग्रासी हिल्स से ग्रासपर का बात हो रहा है। अब ध्यान समझते हैं, वर्ड को समझ चुके हैं हम, इसको हम मीनिंग को समझते हैं। यहाँ जो हमारे पोएट हैं उसका एक टर्न आता है। पहले पार्ट में उन्होंने समर सीजन को लेकर के समझाया था कि कैसे पृथ्वी की सुंदर जो पोएट्री है, जो संगीत है, वो हमेशा चलते रहती है। उस तरह सेस्टेट में इसको कौन कंटिन्यू करता है। सेस्टेट में हम पढ़ते हैं, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज सीजिंग नेवर, अर्थ की पोएट्री कभी खत्म नहीं होती है। हालांकि जब विंटर आ जाता है, लोन विंटर, तब अकेले में सब आदमी क्या करते हैं, उस समय बैठे रहते हैं। व्हेन द फ्रोस्ट हैज राउट अ साइलेंस, चारों तरफ साइलेंस यानी कि शांति भरी होती है फ्रोस्ट के कारण, ठंडी के कारण। फ्रॉम द स्टोव, तब स्टोव के पास से, देयर श्रिल्स, एक आवाज आती है, लाउड आवाज आती है। वो आवाज क्या है, द क्रिकेट सॉन्ग, और ये क्रिकेट की आवाज होती है, क्रिकेट का सॉन्ग होता है। और ये क्रिकेट क्या है, ये भी एक ग्रासोवर की तरह एक जैसे हम लोग इसको कहते हैं टिड्डा था, उस तरह से एक ये भी कीड़ा है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और ये क्या कर रहा है, वार्मथ यानी कि गर्मी को बढ़ा रहा है। जैसे स्टोव से जो गर्मी निकल रही है उसके पीछे से संगीत को प्रोड्यूस करके और गर्मी को बढ़ा रहा है, ऐसा फील हो रहा है सबको। एंड सीम्स टू वन, और किसी को नहीं, यानी कि सबको ऐसा फील हो रहा है उस समय, जैसे कि वो, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हमें ठंडे के दिनों में हल्की गर्मी महसूस होती है तो निंद्रा आने लगती है, नींद आने लगती है, वैसा उनको फील होता है। ड्राउजीनेस का मतलब मैं बता दिया, उस तरह सोना लगता है। और हाफ लोस्ट का मतलब ऐसा होता है जैसे कि वो सुध बुध खो देना। यहाँ मीनिंग ये है कि सुध बुध खो देना, और उनको ऐसा फील होना ठंड के समय में भी कि उनको गर्म महसूस हो रहा है। और ये किसके कारण हो रहा है, क्रिकेट के सॉन्ग के कारण। और उनको भ्रम हो जाता है कि वो क्या है, कि वो ग्रासपर का सॉन्ग को सुन रहे हैं जो ग्रासी हिल्स से आ रही है, माने कि हिल्स से आ रही है, उन चोटियों से आ रही है जो ग्रास भरे हुए हैं जिस पर। अब यहाँ सब ऐसा लगता है सबको कि गर्मी क्या है, गर्मी में आदमी सोना चाहता है। और उस समय उसको क्या प्रतीत होता है गर्म को देख करके, कि जो यह क्रिकेट की आवाज़ है, वो साउंड जो है वो ग्रासपर की आवाज़ की तरह लगने लगती है, इसलिए उसको हाफ लोस्ट करके दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि फर्स्ट ऑक्टेव में, यानी कि इसमें 2 स्टेंजाज है, राइटर ने बताया कि कैसे जो अर्थ की पोइट्री है वो कंटिन्यू रहती है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। जब जानवर थक जाते हैं तो उस समय फिर जो ग्रासपर है वो उस आवाज़ को कंटिन्यू करता है, वो चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना हो, वो गर्मी के समर के समय में। उस तरह से विंटर में वो दिखाते हैं कि कैसे जब ग्रासपर ना रहे, हर इंसान, हर पक्षी ठंड के कारण ठिठुर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड के कारण छुप जाते हैं कोने में अकेले कहीं भी। और उस समय आवाज़ आती है क्रिकेट की स्टोव के पास से, और ऐसा प्रतीत होता है उसकी आवाज़ से कि गर्मी को बढ़ा रहा है। और सब लोग उसके आवाज़ से इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि क्रिकेट की आवाज़ है, और सब उसको ग्रासपर समझने लगते हैं, जो कहाँ से, ग्रासी हिल्स से अपने साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। उनको इतना मन को भा लेता है ये चीज़। तो इस तरह से हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। लाइन बाय लाइन मैंने इसको समझा दिया है, और आप इसके फर्स्ट पार्ट को जो मैंने अपलोड किया था उसको जरूर देखें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उसमें मैंने स्टोरी की तरह समझाया है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बात को। अब हम लोग मिलेंगे एक नए पार्ट में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें।